हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार को विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, जिसमें हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण या इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे गोंडवाना लैंड से टूटकर आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है, यहाँ की नदियों को जानेंगे कि क्यों यह पूर्व की ओर बहती है, क्यों इनका ढाल पूर्व की ओर है, और कुछ छोटे छोटे पठारों को जानेंगे जैसे मालवा, बुंदेलखंड और मारवाड़ का पठार। दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक और तेलंगाना और दंडकारण्य का पठार इत्यादि को हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा भूखंड या एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो और जिसकी सीमा एक तरफ से भूमि से लगी हुई हो, उसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। मतलब तीन तरफ जल हो और एक तरफ क्या हो, भूमि, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। अब बात करते हैं विश्व की, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरेबियन प्रायद्वीप, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं द्वीप की, ताकि आपको प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर समझ आ सके। तो द्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जिसके चारों ओर जल होता है। मतलब एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। जबकि प्रायद्वीप में हमने क्या देखा, तीन तरफ जल और एक तरफ भूमि। द्वीप के कुछ उदाहरण हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको इतना समझ आ गया होगा। बात कर रहे हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की, तो हमने प्रायद्वीप समझ लिया, अब पठार को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है सी लेवल, इसके पास में ये थोड़ा उठा हुआ भूभाग और समतल जो भूभाग है उसको बोल दिया हमने मैदान, और मैदान के ऊपर वाला जो भाग ऊबड़ खाबड़ और थोड़ा सा ऊंचा होता है उसको क्या बोल देते हैं, पठार। और पठार से ऊंचा भूभाग क्या कहलाता है, पर्वत। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर समझ आई होगी। देखिए, ये सी लेवल है, सी लेवल से थोड़ा सा ऊंचा और समतल भूभाग मैदान, और मैदान से ऊंचा और ऊबड़ खाबड़ जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर हो सकती है, उसको कह दिया हमने पठार, और पठार से ऊंचे भाग को क्या कह दिया, पर्वत। इतना आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं दुनिया की, तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसी वजह से इसको क्या कहते थे, दुनिया की छत। इतना आपको समझना है। तो हमने सारी चीज़ों को समझ लिया जो कि बेसिक है। ठीक है, अब बात की हमने प्रायद्वीपीय पठार की। अब इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, वो तो हमने पहले भी देख लिया था, क्योंकि इसके पश्चिम में और पूर्व में और दक्षिण में कई सारा जल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इस वजह से कह दिया प्रायद्वीप। और पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊबड़ खाबड़ है, इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, तो इसको बोल दिया पठार। दोनों को मिला दिया तो प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अब डिस्कस करते हैं विस्तार से। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है अनियमित है और त्रिभुज आकार का है। ये आपको त्रिभुज आकार का दिख रहा होगा। इसके पश्चिम में गिर रेंज है, ठीक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, उत्तर में आपको अरावली पर्वत मिलेगा, उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार और दक्षिण में आपको कार्डमम हिल्स मिलेगी। इतनी चीज़ें आपको मिलेगी, यही इसकी सीमाओं को बनाती है। थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए, इसकी जो ढाल है ना, वह पूर्व की ओर है। इसी वजह से जो अधिकांश नदियां हैं, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और भी छोटी छोटी नदियां हैं, वह बहती है कहाँ पर, पूर्व की ओर। लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, इनका जो बहाव है वह अरब सागर की ओर है। क्यों, क्योंकि भ्रंश घाटी है। तो इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार जो है उसको पठारों का पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए, छोटी छोटी जो नदियां हैं ना, और छोटी छोटी महानदी बेसिन हैं, ठीक है, कई सारी नदियों की बेसिन हैं और कई सारी घाटियां हैं, उन सभी ने इस प्रायद्वीपीय पठार को टुकड़ों में बांट दिया है। तो कई सारे छोटे छोटे पठारों का निर्माण हुआ है। अब कौन कौन से पठार इसमें शामिल हैं, जैसे मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार, कोयम्बटूर का पठार, यहाँ पर दंडकारण्य का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और पलामू का पठार।
और भी हम पूर्व में बात करें तो मेघालय का पठार है। तो यही सब इसमें पठार शामिल हैं। अब हम और डिटेल से देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में सुना होगा, जो कि वेगनर ने दिया है। यहाँ पर हम डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो वेगनर हैं, उन्होंने कहा कि एक पूरा महाद्वीप था, पहले छोटे छोटे भूखंडों में नहीं बटा था। उसी महाद्वीप को इन्होंने नाम दिया पेंजिया, और यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है उसको इन्होंने नाम दिया पेंथालासा। फिर 150 मिलियन वर्ष पूर्व ये दो भूखंडों में बटा, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को दिया इन्होंने नाम अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड। इतना आपको समझ आ गया। धीरे धीरे यह प्रक्रिया जारी होती रही और 100 मिलियन वर्ष पूर्व वापस विघटन हुआ। जैसे ये आपको इंडिया दिख रहा होगा, इसका विस्तार हुआ उत्तर पूर्व की ओर, और वर्तमान स्थिति आप 7 महाद्वीपों की यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अब इंडिया जो है उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे सरकता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, यही है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, बाद में बहुत सारे जैसे पर्वत हैं, हमारा हिमालय है, उन सब का निर्माण हुआ, कई सारे मैदानों का निर्माण हुआ, लेकिन पहले तो सिर्फ प्रायद्वीप ही था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। ये प्रायद्वीप धीरे धीरे ऊपर आता रहा और यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। इतना सब कुछ आपको आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमने देखा था, पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि छोटी छोटी नदियों और बेसिनों ने, छोटी छोटी पहाड़ियों ने कई सारे भूखंडों में इस प्रायद्वीप को बांट दिया है। तो यह पूरा एक नहीं है, कई सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। उन पठारों को अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है मारवाड़ या मेवाड़ का पठार। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान में है। ये आपको मारवाड़ के पठार की लोकेशन दिख रही होगी। विस्तार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। इसके पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और यह जो है मारवाड़ का पठार, मालवा के पठार को अरावली पर्वत से अलग करता है, मतलब इन दोनों के बीच में यह बैठा हुआ है। ये समझ आ गया। ठीक है, अब मालवा के पठार की बात करते हैं। तो मालवा का पठार जो है बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। इसी वजह से ये आपको लोकेशन दिख रही होगी, इसी वजह से यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसी मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। तो हड़ौती का पठार किसका अन्य नाम है? मालवा के पठार का, ये याद रखना है। इसके विस्तार की बात करें तो इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत की संरचना आपको देखने को मिलेगी। उत्तर में आपको हमारा मध्य भारत का पठार या ग्वालियर पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके पूर्व में आपको बुंदेलखंड और पश्चिम में आपको मारवाड़ का पठार देखने को मिलेगा। ये सारा आप मैप में देख सकते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ की कुछ नदियाँ हैं, ठीक है, जिनमें नर्मदा, चंबल और ताप्ती प्रमुख नदियाँ हैं। तो इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि जो समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। देखिए, हम बढ़ रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का, और अब पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसके विस्तार की बात करें तो इसके दक्षिण में है मालवा का पठार, इसके दक्षिण पूर्व में है विंध्य पर्वत की श्रृंखला पूरी बनी हुई है। ठीक है, और इसके पश्चिम में है मध्य भारत का पठार। इसका जो है विस्तार है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में लगभग बराबर है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानी संरचना के अपक्षरण की वजह से यहाँ पर लाल मिट्टी का विकास हुआ है। इतना आपको समझ आ गया। थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएं तो हमारा आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़ियों, इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। इतना आपको समझ आ गया। इसका विस्तार कहाँ है? तो देखिए, यह दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला और ओडिशा के कुछ हिस्सों में है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में यह छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। अधिकतर इसका विस्तार कहाँ है? झारखंड में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए हजारीबाग का पठार भी छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। तो हजारीबाग के पठार की जो चोटी है पारसनाथ हिल्स, वही छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इतना आ गया। अब यहाँ पर एक दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है, इतना सब कुछ आपको समझ आ गया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेघालय के पठार की, जो कि आयताकार रूप में है और प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन यह गारो या मालदा गैप से, राजमहल गारो गैप से अलग हुआ है। अब ये राजमहल गारो गैप क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूरा है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। कौन? मेघालय का पठार। यहाँ पर एक धसाव की संरचना बनी थी, यहाँ पर एक गड्ढा सा बना हुआ था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे बहती है आपकी गंगा नदी और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और कई सारी छोटी छोटी नदियाँ। तो इन्होंने यहाँ पर जो धसाव की संरचना बनी हुई थी उसको भर दिया। इसी को क्या कह दिया हमने? मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेघालय का पठार है ना, वो हमें अलग दिखता है, लेकिन यह अलग है नहीं, यह है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ये आपको समझ आ गया कि मालदा गैप या राजमहल गारो गैप क्या है। अब मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि जनजाति के नाम पर रखी है। 3 प्रमुख जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का नाम रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये खासी है ना, यहीं पर कीपनुमा संरचना बनी हुई है और यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसी वजह से यहाँ लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और खांसी में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मासिनराम और चेरापूंजी, जो कि सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। 1961 मीटर की ऊंचाई पर माउंट शिलोंग का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? शिलोंग का पठार भी। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, जो कि मेघालय में ही अवस्थित है। तो इतना आपको ये पूरा मैंने समझा दिया कि एक आयताकार संरचना है, 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतिया। खासी पर हमें कीपनुमा संरचना मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम दक्षिण की ओर। तो देखिए, ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार की हम बात करें तो दक्कन का पठार त्रिभुज आकार का है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा रेंज। इसके उत्तर में महादेव और मैकाल रेंज भी आपको देखने को मिलेगी। ये सब मैंने लिख रखा है, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट और इसके पूर्व में है पूर्वी घाट। तो इसकी सारी सीमाओं की हमने अच्छे से बात कर ली है। थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसकी ऊंचाई जो है दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, तो ऊंचाई उत्तर में जाकर हो जाती है लगभग 500 मीटर। ठीक है, अब ये जो दक्कन का पठार है ना, उसका ढाल है वह पूर्व की ओर है। इसी वजह से यहाँ पर जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो बहाव होगा वह भी पूर्व की ओर होगा। ठीक है, पानी को तो आप समझते हैं जहाँ ढाल होगी वहीं पानी बहता है, तो ढाल जब पूर्व की ओर है तो नदियाँ भी पूर्व की ओर बहेगी। तो इतना आपको समझ आ गया, ढाल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र के पठार की ओर। ये देखिए दक्कन का पठार है, उसी में आपको यहाँ पर उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र का पठार देखने को मिलेगा और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इस महाराष्ट्र के पठार का यहाँ पर दक्कन ट्रैप का अधिकतर विस्तार है महाराष्ट्र के पठार में। अब दक्कन ट्रैप क्या होता है, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे ना, तो जब ये अफ्रीका से अलग हुआ हमारा प्रायद्वीप भारत, तो वहाँ पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ठीक है, और उसी की वजह से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ, तो इसी को हमने दक्कन ट्रैप बोल दिया और इसका विस्तार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इतना आपको समझ आया। अब बढ़ते हैं हम कर्नाटक के पठार की ओर। थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र का पठार पड़ा, उसके नीचे हमने पढ़ा कर्नाटक का पठार, थोड़ा सा इसको जानेंगे। देखिए, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई है, तो इसको क्या कह दिया हमने? मैदान। मतलब पश्चिम के जो ऊंचे क्षेत्र है ना, उनको मलनाड कह दिया और पूर्व के जो कम ऊंचे क्षेत्र हैं उनको क्या कह दिया? मैदान। जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी भाग को बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार में बांटा गया है। ये आपको कर्नाटक का पठार यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लौह अयस्क का अधिकांश भंडार पाया जाता है। इसके लिए बाबा बुदान का पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। थोड़ी और बात करें तो कर्नाटक का पठार
पूर्वी और पश्चिमी घाट की वजह से नीचे से थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है और आखिर में यह नीलगिरी से मिल गया। मतलब हमने इसकी लोकेशन जान ली, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। कुछ नदियाँ हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सारावती और भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आशा करता हूँ कि आपको कर्नाटक का पठार अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के पठार की ओर। ये तेलंगाना का पठार है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। यह कर्नाटक के पठार के पूर्व में स्थित है और यह जो तेलंगाना का पठार है आर्कियन, धारवाड़ और नीच चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 500 से 600 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसका दक्षिणी भाग उत्तरी भाग के मुकाबले ज़्यादा ऊंचा है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पर कम है, दोनों में यदि हम तुलना करें तो। प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें गोदावरी, कृष्णा और पिन्नार यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं तेलंगाना के पठार की। ये आपको समझ आ गया। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान को देखेंगे जिसको हम महानदी बेसिन भी कहते हैं। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है। यहाँ पर महानदी और उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड और ईव जैसी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। यह पूरा जो बेसिन है वह सेल चट्टानों और चूना पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि लोकेशन आपके सामने है सारे जो पठार हैं उनकी, ठीक है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 200 से 330 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। यह जो ऊंचाई है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। मतलब यहाँ से यहाँ पर आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। जभी तो मैंने कहा है आपसे कि जो नदियाँ हैं वह पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ पर कम ऊंचा है, ठीक है। तो नदी कैसे बहेगी? नीचे की ओर, मतलब पूर्व की ओर। तो छत्तीसगढ़ का मैदान भी अब आपको समझ आ गया। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, कई सारी उसमें ट्रिक की है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारी ट्रिक की वीडियो है। आप चाहें तो देख सकते हैं। कई सारे एमसीक्यूज हैं जिनमें डिटेल से कवर किया है। जैसे मंदिर हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, तो मंदिरों को हमने विस्तार से कवर किया है। तो आप चाहें तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करें। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही व्हाट्सअप चैनल है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, उसे चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा अलग कंटेंट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो कि यूट्यूब पर हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी हम बात करें अब हम दंडकारण्य के पठार की, जिसकी लोकेशन आपके सामने है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वह ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में इसका विस्तार है। ऊबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर 3 धातु प्रमुख रूप से पाई जाती है। घने पहाड़ी जंगल है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर गोंड, मुरिया, अबुझमारिया और हलवा जनजाति का निवास स्थान है। कहाँ पर? दंडकारण्य के पठार में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि इसका जो उल्लेख है दंडकारण्य के पठार का वह रामायण में देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ने 13 वर्ष बिताए थे, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा जाता है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इसके पश्चिम में अमुझमाड़ की पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका लोकेशन आपके सामने है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और सही दिशा मिले कि आपको हम किस तरह से और कंटेंट प्रदान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।